दोस्तों, आज की स्टोरी इतनी डरावनी और परेशान कर देने वाली है कि जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में सोने से पहले भी 2 बार सोचें। आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं नाइजीरिया के एक जंगल में बने टूटे-फूटे और पुराने वेयर हाउस की, जहां कुछ नौजवान अपने दोस्तों को बचाने पहुंचते हैं, लेकिन उनका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जो कि किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक और डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं और आप ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप तैयार हैं तो चलो डाइव करते हैं आज की इस डिस्टर्बिंग स्टोरी में। ये बात है 2014 की, नाइजीरिया के एक बड़े शहर इबिडान की, जहाँ की आबादी करीब 3.5 मिलियन होगी। इबिडान में एक खास कम्युनिटी ओकाडास की रहती थी। ये बेसिकली मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर होते थे, जिन्हें ओकाडास कहा जाता था। इनमें अधिकतर यंग एज के लड़के होते थे जो दिन रात शिफ्टों में काम किया करते थे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप किया करते थे। भले ही कम्युनिटी काफ़ी बड़ी थी, इसमें सैकड़ों लोग थे, लेकिन ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, एकदम फैमिली की तरह रहते थे। लेकिन 2014 की शुरुआत में 2 राइडर अचानक से गायब हो गए। पुलिस को इनके गायब होने की खबर दी गई, लेकिन पुलिस ने कुछ खास नहीं किया, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओकाडास को गुस्सा आ गया और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अपने दोस्तों को ढूंढेंगे। दिन रात ये राइडर शहर की गलियों, साइड स्ट्रीट और अलग अलग जगहों पे अपने मिसिंग दोस्तों की तलाश करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर 22 मार्च 2014 को तीसरा ओकाडा भी गायब हुआ। उसका नाम था काजिम। काजिम अपने ग्रुप के साथ शहर के एक स्पॉट पर खड़ा था, जहां ओकाडास खड़े होते हैं। वह पैसेंजर का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी लोग देखते हैं कि काजिम के पास 2 लोग आते हैं और वह उन्हें अपनी बाइक पर बैठाता है और चला जाता है, जो कि ऐसी राइडें अक्सर इन लोगों के पास आया करती थी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद काजिम वापस नहीं लौटता है। उसके दोस्त उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा कभी नहीं होता है, ये ओकाडास अक्सर अपना फ़ोन ऑन रखते हैं, क्योंकि इसी से इनका काम चलता है। फिर एक ओकाडा का फ़ोन बजा। कॉलर आईडी चेक की तो वो काजिम का नंबर था। वो काजिम का पर्सनल नंबर था। अक्सर ये ओकाडास अपने पास 2 फ़ोन रखते हैं, एक पर्सनल और एक काम के लिए। तो वो काजिम का दूसरा नंबर था। उस ओकाडा ने कॉल को उठाया और स्पीकर पर डाल दिया, और जो उन लोगों ने सुना, उसको सुनकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। काजिम की आवाज़ काँप रही थी। वो चीख रहा था, मुझे बचा लो, मुझे और 8 लोगों को किडनैप कर लिया गया है। उसने बताया कि उसे और इन लोगों को, जिन्हें वह नहीं जानता था, उसे अंडरग्राउंड प्रिजन सेल में बंद कर दिया गया था। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो ऊपर की तरफ फुट स्टेप सुन सकता था। काजिम ने कहा कि किडनैपर्स ने उसका सारा सामान छीन लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसके पास दूसरा फ़ोन भी था। बैकग्राउंड में बाकी राइडर्स की चीखें सुनाई दी, उन 8 लोगों की, जो शायद ऊपर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। काजिम ने जल्दी जल्दी डायरेक्शन बताई। उसने बताया कि सोका फॉरेस्ट, जो कि इब्राहिम शहर के बाहरी इलाकों में बना एक घना जंगल है, वहाँ तुम्हें एक फुटपाथ दिखाई देगा। उस फुटपाथ की शुरुआत में तुम्हें 2 जली हुई कारें दिखाई देंगी। तुम उसी रास्ते में अंदर की तरफ चले आना, वहाँ आकर तुम्हें हमारी चीखें सुनाई देंगी। राइडर्स ने उसे लाइन पर रहने के लिए कहा, लेकिन कुछ देर बाद काजिम का फ़ोन कट जाता है और जब वे उन्हें दोबारा कॉल बैक करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब ओकाडास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। करीब 40 राइडर ने अपनी बाइक स्टार्ट की। शहर की सड़कों से होते हुए उस हाईवे तक पहुंचे जो सोका फॉरेस्ट की तरफ जाता था। वो जंगल के किनारे पहुंचे और जैसा काजिम ने कहा था, उन्हें वहां 2 बर्नआउट कार दिखी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाथ इतना नैरो और ओवरग्रो था कि वहां बाइक नहीं जा सकती थी। तो इन लोगों ने बाइक सड़क किनारे पार्क की और पैदल अंदर घुस गए। ये आदमी बिना किसी हथियार के सिंगल फाइल में उस पाथ पर चल रहे थे, बिल्कुल चुप। वो काजिम और बाकी कैप्चर की चीखें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी लाइन के सबसे आगे वाले राइडर को कुछ सुनाई दिया। उसने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया और फिर अचानक
करीब 50 फुट आगे एक आदमी पेड़ के पीछे से निकला। उसने कुछ चिल्लाया और अपनी गन उठाकर उन ओकाडास की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। ओकाडास ने तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया। वे लोग जल्दी जल्दी वहां जंगल से बाहर निकले, अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर के अपने स्पॉट पर पहुंच गया। फिर वहां जाकर उन लोगों ने यह योजना बनाई कि हम अपने दोस्तों को ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि इस बार हम दोबारा जाएंगे और इस बार हम अपने अपने हथियार लेके जाएंगे। तो भाई लोगों ने अपनी गन ली, चाकू लिए और जिसको जो कुछ मिला, डंडे, हथौड़ी, सब उन लोगों ने इकट्ठा किया और भी अपने दोस्तों को बुलाया। अब जो 40 लोग थे, अब वो 100 लोग हो गए और 100 लोग भीड़ बनाकर उन जंगल में घुसे चिल्लाते हुए, जिससे कि कोई सामने आए तो वो डर जाए, क्योंकि इस बार भीड़ कुछ भी कर सकती थी। वो उस बात पर चलते रहे, हर पल ये सोचकर कि अब गोली चलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफी देर चलने के बाद वे जंगल से निकले और एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे। सामने एक छोटी सी नदी थी, जिसे पार करने के लिए एक पुराना टूटा फूटा स्टोन ब्रिज था और ब्रिज के पार 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। एक थी छोटी सी ब्लैक शेक और दूसरी थी एक ह्यूज वेयर हाउस, जिसके चारों तरफ चेन लिंक्ड फेंसेस थे। ऊपर बार्बर्ड वायर लपेटी हुई थी। ओकाडास ने ब्रिज की तरफ दौड़ लगाई और तभी एक राइडर ने नीचे देखा। काजिम की मोटरसाइकिल, वो तो नदी के किनारे ब्रिज के नीचे छुपी हुई थी, जैसे किसी ने उसे चुरा कर यहाँ फेंक दिया हो। अब सबको यकीन हो गया कि काजिम यहीं है। वो ब्रिज पार करके पहले ब्लैक शेक की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला, प्लेवुड का था और अंदर का नज़ारा। शेक के अंदर सैकड़ों कपड़े, जूते, बैग और हर तरीके का पर्सनल स्टफ भरा हुआ था। इतना मटेरियल कि लग रहा था कि सैकड़ों लोग यहाँ आए होंगे, लेकिन शैक में कोई इंसान नहीं था। ओकाडास ने शैक को छोड़कर उस वेयर हाउस की तरफ जाने का फैसला किया। वो सभी लोग उस वेयर हाउस में जाने लगे। सबसे पहले उन लोगों ने जो फेंसिंग थी उसे काटा और एक छेद बनाया, जिससे कि वो अंदर जा सके। जब वे लोग उसके अंदर जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल रहा था ये किस चीज़ की स्मेल है। वे वेयर हाउस के अंदर जाकर वहाँ आकर एंट्रेंस ढूंढ रहे थे। वहाँ अंदर जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और खिड़की से भी अंदर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि वो खिड़की बहुत ही ऊंचाई पे थी, वहाँ पहुँचना मुश्किल था। फिर लोगों ने ऐसे ही धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें एक मेटल का शील्ड टाइप का दिखा, जो शायद एंट्रेंस था। उन लोगों ने उसे खोला। वे लोग तैयार थे कि शायद अंदर किडनैपर्स होंगे जो उन पर फायरिंग करेंगे, तो वो लोग भी तैयार थे। जैसे ही उन लोगों ने उस दरवाजे को खोला, वहाँ के हाल देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन सभी ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि जिसको देखकर ये सभी लोगों की रूह कांप गई। इन लोगों ने देखा कि अंदर लोगों को 8 से 15 लोगों को इन लोगों ने चैन से बांध रखा है, जो कि बहुत बुरी हालत में हैं। और किसी पर्सन के तो कुछ बॉडी पार्ट्स भी नहीं हैं, फिर भी वो जिंदा हैं। वहीं उन्हें फर्श पर एक स्लैब दिखा, जो कि एक तरफ से उठा, चौकोर सा था और एक तरफ से उठा था, और जिस तरफ से वो नीचे की तरफ जा रहा था वहाँ एक बाउल था और जिसमें स्टेन्स लगे थे, जिससे खून की बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वो उन लोगों ने देखा और उस जो स्लैब था उसके आसपास बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। वो ओकाडास उन हड्डियों के ऊपर ही खड़े थे, और ऐसा नहीं कि हड्डियां बहुत पुरानी होंगी, कुछ हड्डियां ऐसी थी कि जिनमें मांस के टुकड़े अभी भी लगे हुए थे, मतलब वो सब ताजी थी। फिर उन लोगों ने वहाँ का हालात देखा तो वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया और जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। वो लोग काजिम को ढूंढने लगे। वे लोग अंडरग्राउंड सेल ढूंढ रहे थे कि शायद काजिम वहीं होगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन काजिम वहाँ नहीं मिला उन्हें। वेयर हाउस के आसपास सैलो मास ग्रेव थी, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और डिकम्पोजिंग बॉडीज से भरे हुए थे। लोकल्स ने बाद में बताया कि पिछले 10 साल से हर रात यहाँ एक ब्लैक जीप इस वेयर हाउस पर आती है और रात 8 बजे आती है और 9 बजे तक चली जाती है। और हर बार जब वो जीप यहाँ आती है तो लोकल को स्क्रीम सुनाई देती है। उन्होंने पुलिस को कई बार शिकायत की। सच तो ये था कि ये वेयर हाउस एक ह्यूमन बॉडी पार्ट फैक्ट्री था। नाइजीरिया में कुछ लोग मानते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन से बने पोषण और चार्म से वेल्थ, सक्सेस और इम्यूनिटी मिलती है, और इस वेयर हाउस में वो पार्ट्स बनाए जाते थे। ब्लैक जीप वाला आदमी ऑर्डर लेता था, स्पेशली बॉडी पार्ट्स के लिए। वो रात को वेयर हाउस पर आता, अपने साथियों के साथ मिलकर बंदियों में से किसी को चूज करता जिसका पार्ट्स निकालना होता। फिर वे लोग एक एक करके उन बंदियों को अनचेन करते,
उन्हें उस स्लैब पर ले जाते, जिसे लोकल्स बाद में स्लॉटर स्लैब कहने लगे, और बाकी कैप्चर के सामने उनके बॉडी पार्ट्स काटे जाते। अगर विक्टिम सर्वाइव कर सकता था तो उसे दीवार से चैन कर दिया जाता था ताकि बाद में और पार्ट्स निकाले जा सकें, और अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकता था तो उसे वेयरहाउस के पीछे ब्लैक रूम में ले जाया जाता था, जहाँ एक मास्क शिफ्ट गिलेटिन था। हाँ, एक गिलेटिन जिसे हेड्स काटे जाते थे। और बिलीव इट या नॉट, वहाँ एक क्रोकोडाइल भी था जो कि बंधा हुआ था, शायद उन लोगों को डिस्पोज करने के लिए जिनके ऑर्गन्स अब काम के नहीं थे। कार्डास ने जैसे ही इस हॉरर को देखा वो शॉक हो गए। वो यहाँ काजिम को ढूंढने आए थे। उन लोगों ने उन 23 विक्टिमों को सबसे पहले चेन से आज़ाद किया और उन्हें वहाँ के पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो काजिम को ढूंढने लगे, लेकिन काजिम वहाँ कहीं नहीं मिल रहा था। वे अंडरग्राउंड प्रिजन की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो प्रिजन मिल ही नहीं रहा था। अब ये समझना जरूरी है कि नाइजीरिया में रिचुअल किलिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ अक्सर ऐसा हुआ करता था। कुछ लोग मानते थे कि जैसे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, टंग्स, नोज, आइज और अदर बॉडी पार्ट्स को अगर पोषण में डालकर रिचुअल किया जाए तो वे लोग अमीर बन सकते हैं, बहुत पावरफुल बन सकते हैं और यहाँ तक कि अमर भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये अनएजुकेटेड और पुअर लोग करते थे। यहाँ के पॉलिटिशियन, लीडर और बड़े बड़े रैंक ऑफिसर भी इन चीज़ों पे बिलीव करते थे, जिसकी वजह से ये जो काम होता था वो एकदम धड़ल्ले से चल रहा। सोका फॉरेस्ट का वेयर हाउस एक सप्लाई हब था जो इन बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। तभी यहाँ इतने सालों से ये जो एक्टिविटी हो रही थी ये इतनी आराम से चल सकी, वरना कोई नॉर्मल एक मर्डर भी कर देता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। उस ब्लैक शेक में जितने जूते, कपड़े और पर्सनल सामान था उसे देखकर एग्जैक्ट नंबर की गिनती नहीं लगाई जा पा रही थी, इतनी बड़ी मात्रा में था। एग्जैक्ट क्या नंबर था उन विक्टिम्स का आज तक भी नहीं पता चला। ये बस एक मिस्ट्री। इन ओकाडास को उस एरिया के आसपास एक सस्पिशियस पर्सन दिखाई पड़ा। जब इन लोगों ने उसे चेक किया तो उसके पास से ह्यूमन टंग्स और बहुत सारे सिम थे, तो उन लोगों ने इसे मार डाला, ये अज्यूमिंग कि ये इन रिचुअल से जुड़ा होगा। लेकिन आज तक ऑफिशियली कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई कन्विक्ट किया गया है। आखिर काजिम और वो 8 लोग कहाँ गए थे? वो अंडरग्राउंड सेल कहाँ थी? और आखिर कितने विक्टिम्स इस स्लॉटर हाउस में मारे गए? ये सवाल आज भी सोका फॉरेस्ट के उस जंगल में दफन है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा होगा, क्योंकि मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैं भी थोड़ा अजीब अजीब फील करने लगा था। मैंने उन सब चीज़ों को जब अपनी आंखों से देखा, वो फोटोग्राफ्स, वो जगह, वो स्लैब और वो ह्यूमंस, यकीन करो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। सो गाइज, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।